गुड मॉर्निंग दोस्तों। वैसे तो सबकी ख्वाहिश होती है आईफोन चलाने की, पर क्या आपको इसकी सबसे बड़ी विशेषता पता है? दोस्तों, आईफोन की सबसे बड़ी विशेषता इसका कैमरा नहीं है, बल्कि इसकी सिक्योरिटी रीजंस हैं। और यही वजह है कि आप देखेंगे वर्तमान समय में जो भी लोग बड़ी बड़ी पोस्ट में, हर कोई मैक्सिमम लोग आईफोन का ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको सिक्योरिटी की बहुत जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए वो लोग आईफोन का यूज करते हैं। पर हम आईफोन के बारे में क्यों बात करने लग गए? तो हमारे देश के कुछ नेताओं के द्वारा, जैसे शशि थरूर जी हो गए, असदुद्दीन ओवैसी हो गए, महुआ मोइत्रा हो गई, इनके द्वारा ये शिकायत की गई कि आईफोन के द्वारा हमें एक अलर्ट भेजा गया था। ये अलर्ट क्या था? तो इसमें ये कहा गया था कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स आपका फोन हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक तो सामान्य हैकर होते हैं और एक होता है स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स। इन दोनों में फर्क क्या है? आप देखेंगे जो नॉर्मली हैकर्स होते हैं वो किसी का भी डेटा हैक कर सकते हैं और फिर हैक करने के बाद आपको ब्लैकमेल करेंगे, पैसा मांगेंगे, आपसे कोई और काम करने के लिए कहेंगे। लेकिन जो स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं, इन लोग को नेक्स्ट लेवल की सुविधा प्रोवाइड करवाई जाती है। इन लोग को पैसा दिया जाता है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है। और स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट का मतलब यहाँ पे राज्य से नहीं है, स्टेट का मतलब यहाँ पे देश से, राष्ट्र से, यानी कि जिसको राज्य सरकार के द्वारा, देश की सरकार के द्वारा यहाँ पे स्पॉन्सर किया जाए, प्रायोजित किया जाए। उनको ये कहा जाए कि ये लो, तुम ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये पैसे हैं, इतना सारा पैसा ले लो, और फिर ये सारी डिटेल्स है। अब इनका एक मान लीजिए पर्टिकुलर व्यक्ति ए नाम का, इनका जो है डेटा हैक करो और इनके बारे में जानकारी निकालो, और ऐसी जानकारी निकालो जो अभी तक किसी को ना पता हो। यानी कि इनका काला चिट्ठा खोलना शुरू करो। और जो ये अटैकर्स होते हैं, इनको नेक्स्ट लेवल की सुविधा प्रोवाइड करवाई जाती है। और जो सामान्य हैकर होते हैं, तो उनके पास जो भी सुविधा रहती है वो अपने आप से रहती है, वो बहुत ज्यादा उनके पास सुविधा नहीं रहती। लेकिन इनको समझ लीजिए कि एक तरीके से नेक्स्ट लेवल पे जाकर के सुविधा देते हैं सरकार, और कहते हैं कि भैया ऐसी जानकारी निकाल कर लाना जो कि अभी तक जनता के पास ना हो, जिसको सुनकर के सारी जनता हिल जाए। तो इसी को लेकर के कई सारे विपक्षी नेताओं की शिकायत आई थी कि हमारे मोबाइल पर ये अलर्ट आ रहा है और लग रहा है कि सरकार हमारे मोबाइल के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। और आपने देखा होगा कि राहुल गांधी का स्टेटमेंट भी आया है कि आप चाहे तो मेरा फोन ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो इसको ले जाइए, हैक करिए, इसको स्कैन करिए, कुछ भी करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इन लोग की शिकायत आनी शुरू हुई, तो जाहिर सी बात है कि एप्पल तो चुप रह नहीं सकता। अगर एप्पल चुप रहता तो फिर भैया उनके ऊपर नकेल कैसे जाती। तो एप्पल कंपनी ने क्या कहा है? एप्पल कंपनी ने कहा कि देखिए, इस चीज के तरीके के लिए, और ये एक तो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें हैं, और जो भी आपको मैसेज आया है वो एक एल्गोरिदम का फॉलो करता है। यानी कि कुछ विशेष चीजें होती है, जैसे मान लीजिए कुछ पॉइंट होंगे, मान लीजिए ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, इस तरीके से कुछ पॉइंट होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, और इसी के बेस पे हम कहते हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है। और कई बार चीजें गलत भी हो सकती हैं, यानी कि कोई फिक्स तो है नहीं। यहाँ पे हम मैनुअली तो चेक नहीं करते हैं, वो एक एल्गोरिदम है जिसके बेस पर ये काम करता है। हो सकता है कि एल्गोरिदम गलत हो। तो एप्पल ने कहा कि हम इसके बारे में और डिटेल्स में चेक करेंगे, इसके बारे में और जानकारी देखेंगे कि क्या ये सही था या फिर गलत था। यानी एप्पल का कहना ये कि हो सकता है कि ये गलत हो, और ये टेक्नोलॉजी की बात है तो गलत भी हो सकता है। ऐसी घटना होने पर एप्पल अपने ग्राहकों को क्या सलाह देता है? तो वही सारी चीजें जो नॉर्मली दी जाती है, जैसे टू स्टेप वेरिफिकेशन हो गया, और यहाँ पे पासवर्ड रिसेट करना हो गया, आपका मोबाइल जो है उसको स्विच ऑफ स्विच ऑन करना हो गया, ईमेल आईडी पे जाके एक्टिविटी चेक करना हो गया, इस तरीके की चीजें। और जो पासवर्ड है उसको रिसेट करिए, इस तरीके से। बाकी जो आपका पिन वगैरह है उसको चेंज करते रहिए। यही सारी चीजें एप्पल भी अपने ग्राहकों को बताता है। बस इसमें एक और नई बात क्या है? तो इसमें एक और नई बात है, एक नया फीचर्स और है एप्पल में। वो है एप्पल का लॉकडाउन मोड। ये एक इसका नया फीचर है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो वही सारी चीजें बताता है, जैसे जो अपडेट होता है उसको अपडेट करते रहिए, एप्पल आईडी के लिए मौजूद पासवर्ड का उपयोग करिए, और जो टू स्टेप वेरिफिकेशन उसको भी आप यूज करिए। बाकी जो भी आप ऐप यूज करते हैं तो उसको ऐप स्टोर या फिर ऐप एप्पल ऐप के जो स्टोर आता है उससे डाउनलोड करिए। उसके अलावा जो भी होता है कि अलग अलग अकाउंट जो है उसके लिए अलग अलग पासवर्ड रखे। तो ये सारी चीज़ें जो नॉर्मली बताई जाती हैं वही सारी चीज़ें एप्पल भी बताता है। बस इसमें जो नई विशेषता है वो है लॉकडाउन मोड का। तो इसके बारे में हम जानते हैं। बात की जा रही है कि एप्पल का लॉकडाउन मोड क्या है और इसे कैसे चालू किया जा सकता है। तो लॉकडाउन मोड एक विशेष सुविधा है जिसे एप्पल ने अपने नवीनतम सॉफ्टवेयर अपडेट में विशेष रूप से उपयोगकर्ताओं को परिष्कृत स्पाईवेयर हमलों से बचाने के लिए पेश किया है, जो उनके उपकरणों और डेटा से समझौता कर सकते हैं। जब आप लॉकडाउन मोड सक्रिय करते हैं तो आपका डिवाइस उच्च सुरक्षा की स्थिति में प्रवेश करेगा, जहां कई सामान्य कार्य प्रतिबंधित या अक्षम हो जाएंगे। यानी कि ये हाई सिक्योरिटी लेवल पे जाकर के एक्टिवेट हो जाता है आपका फोन। अब यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी भी होंगी, जब हाई लेवल पे अलर्ट रहेगा तो कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा रिस्की रहता है। उदाहरण के लिए, आप हमलावरों को आपकी व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंचने से रोकने के लिए संदेशों में अटैचमेंट, लिंक या लिंक पूर्वावलोकन भेजने या प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। लॉकडाउन मोड केवल उन डिवाइस पर उपलब्ध है जो iOS 16 या उसके बाद का संस्करण, iPad OS 16 या बाद का संस्करण, वॉच OS 10 या बाद का संस्करण, और मैक OS वेंचुरा या बाद का संस्करण चलाते हैं। एप्पल का दावा है कि इस प्रकार के स्पाईवेयर हमले बहुत दुर्लभ हैं और केवल विशिष्ट व्यक्तियों को लक्षित करते हैं। लेकिन अगर आपको कभी लगता है कि आपका डिवाइस या डेटा खतरे में है, तो आप सेटिंग्स, फिर गोपनीयता यानी कि प्राइवेसी वाली जो सेटिंग होती है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाली, उसमें जाइए, फिर लॉकडाउन मोड पर जाकर लॉकडाउन मोड को चालू कर लीजिए। बात करें कि एप्पल के राज्य प्रायोजित हमले अलर्ट को गंभीरता से क्यों लिया जाना चाहिए, इसको इग्नोर क्यों नहीं कर सकते हम। राज्य प्रायोजित हमलावरों के पास उन्नत उपकरणों और
तकनीकों तक पहुंच है और वे सुरक्षा उपायों द्वारा पहचाने जाने से बचने के लिए अपने तरीकों को लगातार अनुकूलित और विकसित करते हैं। एप्पल उन सटीक मानदंडों या सबूतों को प्रकट नहीं करता है जो उसके खतरे की सूचनाओं को ट्रिगर करते हैं, क्योंकि इससे अपने उपयोगकर्ताओं को राज्य प्रायोजित अभिनेताओं द्वारा भविष्य के हमलों से बचाने की इसकी क्षमता से समझौता हो सकता है। यानी एप्पल ये नहीं बताते कि हम किस बेस पे कहते हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक है, लेकिन अगर आपको एप्पल से खतरे की सूचना मिलती है तो आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए और अपने डिवाइस और खाते को सुरक्षित करने के लिए अनुशंसित चरणों का पालन करना चाहिए। और सिर्फ एप्पल से क्यों, किसी भी मोबाइल से आपको अलर्ट आता है, अगर आप देखते हैं कि आपके बैंक से अलर्ट आता है तो आप उनसे बात करिए तुरंत कि कैसा अलर्ट है, क्या है। और अगर आपके ईमेल पे कोई अलर्ट आता है तो तुरंत उसको चेक करिए। कोई ओटीपी आते हैं तो उसको चेक करिए कि क्या है, कैसे आ गया। फालतू में ऐसा नहीं आना चाहिए, क्या पता कोई आपको कोई मोबाइल हैक कर रहा हो या फिर आपके अकाउंट से कोई पैसा खाली करने वाला हो। अभी हमने कल ही एक आर्टिकल डिस्कस किया था सिम स्वैप के बारे में। तो अब भैया वर्तमान समय ऐसा है ना कि जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतना ज़्यादा रिस्क भी बढ़ रहा है। अब हमें किसी भी रिस्क को नज़रअंदाज नहीं करना। कोई भी मैसेज आता है तो उसके ऊपर देखना है कि कैसे क्या काम कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो मैसेज हम इग्नोर करें और पता चला है कि फिर हम ही नहीं बच रहे हैं, हमारे डेटा ही लीक हो जा रहा है, हमारी पर्सनल चीज़ें लीक हो जा रही हैं, फिर हमारे बैंक अकाउंट से पैसा ही खाली हो जा रहा है, या फिर कोई और चीज़ें हमारे साथ देखने को मिल रही हैं। तो कोई भी नोटिफिकेशन आता है उसको एक बार पढ़िए ज़रूर, इग्नोर नहीं करना, उसको देखना है। बाकी ये सारी वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, तो अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता ही दिए कि ये सारी चीज़ें क्या है। ये रहा आपका पीवाईक्यू मेंस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। बात करें कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई की अवधारणा का परिचय दीजिए। एआई क्लिनिकल निदान में कैसे मदद करता है? क्या आप स्वास्थ्य सेवा में एआई के उपयोग में व्यक्तिगत निजता में कोई खतरा महसूस करते हैं? जो वर्तमान समय चल रहा है आप सभी को पता है कि एआई की कितनी ज्यादा डिमांड है, यानी कि हर दूसरे फील्ड में एआई 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 चल रहा है। चैट जीपीटी हो गया, चैट वार्ड बोर्ड हो गया, इस तरीके से। तो आपको ये बताना है कि कृत्रिम बुद्धि क्या है, एआई की अवधारणा क्या है, और फिर इसका हम जो क्लिनिकल क्षेत्र है यानी कि मेडिकल क्षेत्र, उसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं और उसमें इसके यूज करने से क्या क्या संभावित परिणाम निकल सकते हैं। जैसे आप देखिए कि निष्ठा का उल्लंघन हो सकता है या फिर मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि है तो मशीन ही, टेक्नोलॉजी ही है। तो इस तरीके से आपको सारे पॉइंट्स को कवर करके लिखना है, और ये 150 वर्ड में लिखना है, 10 मार्क्स का था, और ये यूपीएससी मेंस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर हम बात करें आज के इंपॉर्टेंट डे की, तो आज विश्व शाकाहारी दिवस यानी कि वर्ल्ड वीगन डे है। ये प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है। 2023 के लिए इसकी थीम रखी गई भविष्य सामान्य यानी कि फ्यूचर नॉर्मल। ये देखिए पूरा हरी सब्जियों से ही बना हुआ है। वैसे किसी को क्या खाना है क्या नहीं खाना है मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। हमारा भारतीय संविधान ये सबको इजाजत देता है, सबको अनुमति देता है कि किसको क्या खाना है, किसको क्या पहनना है, वो आपका पर्सनल चॉइस है, उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए। पर सामान्यतः अगर कोई शाकाहारी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। तो कभी किसी के खाने को लेकर के, कभी किसी के कपड़े को लेकर के उसके ऊपर कमेंट नहीं करना है। और खास करके अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस लेवल पे आ चुके होंगे कि आपको इन सारी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई क्या खाता है, कोई क्या पहनता है। आज कर्नाटका फॉर्मेशन डे भी मनाया जाता है, यानी कि जो कर्नाटका है राज्य है उसके उत्पत्ति का यानी कि उसके बनने का दिवस भी मनाया जाता है। इसको राज्योत्सव दिवस कहा जाता है। ये भी प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये रहा आपका कर्नाटका का मैप डिस्ट्रिक्ट वाइज। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्नाटका को, इसकी बाउंड्री आप देख सकते हैं, इधर महाराष्ट्र से है और इधर तेलंगाना से हो गया, इधर आंध्र प्रदेश, इधर तमिलनाडु, इधर केरला, और यहाँ गोवा से भी है। तो इस तरीके से अगर कभी भी मैप देखिए तो इसके आसपास का क्षेत्र भी जरूर देखा कीजिए, और ये किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, इसके आसपास के क्षेत्र कौन कौन से हैं, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट लोकेशन है कि नहीं, सारी चीजें जरूर देखा करिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो पश्चिमी घाट है ना, ये पश्चिमी घाट के अंतर्गत कर्नाटका का क्षेत्र भी आता है, और इस पश्चिमी घाट में तमिलनाडु का भी कुछ पार्ट आता है, और तमिलनाडु जो है पूर्वी घाट में भी आता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अभी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसका नाम है एनुअल सर्वे ऑफ इंडियाज सिटी सिस्टम 2023। इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं जो ग्राउंड लेवल पर होता है, जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है उसके बारे में इसमें चीजें बताई गई कि जो स्थानीय निकाय है जैसे ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, और फिर जो हम शहरों के स्तर पर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिटी के बारे में बात की जा रही है, तो नगर पालिका, नगर पंचायत, जो इस तरीके की चीजें हैं, वहां पर कितने ज्यादा कर्मचारियों की कमी है, वित्त की कमी है, या क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती है, इस रिपोर्ट में ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो चलिए इस बारे में हम देखते हैं डिटेल्स में। इस रिपोर्ट का नाम क्या है, तो एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया सिटी सिस्टम्स 2023। ये किसके द्वारा पब्लिश की गई है, तो जनाग्रह सेंटर फॉर सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेसी द्वारा प्रकाशित की गई है। इसमें क्या बताया गया, तो इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की अगर तरफ हम देखते हैं तो बात करें भारतीय शहरों के एक वार्षिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि अधिकांश स्थानीय सरकारें आर्थिक रूप से अपनी राज्य सरकारों पर निर्भर हैं। किसे नियुक्त करना है और काम कैसे वितरित करना है, इस पर भी उनका सीमित नियंत्रण है। रिपोर्ट में पाया गया कि केवल असम ही अपने शहरी सरकारों को सभी प्रमुख कर वसूलने का अधिकार देता है। 5 राज्यों कौन कौन से, तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय और राजस्थान को छोड़कर अन्य सभी को पैसा उधार लेने से पहले राज्य से मंजूरी लेनी होगी। अगर उन 5 राज्यों को हम मैप पे देखें तो ये हो गया आपका राजस्थान, ये हो गया आपका बिहार, ये हो गया आपका झारखंड, और ये हो गया आपका उड़ीसा, और इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो ये हो गया आपका मेघालय।
उसके अलावा बात करें तालिका एक के बारे में, तो तालिका एक कहाँ, पहले उसको हम देख लेते हैं। ये रहा आपका टेबल 1 यानी कि तालिका एक। यहाँ पे शहरों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे कि मेगा हो गया, लार्ज यानी कि बड़े, मीडियम यानी कि मध्यम, और स्मॉल यानी कि जो छोटे कह सकते हैं आप। तो इस 4 कैटेगरी में बांटा गया है और यहाँ पे अलग अलग आयामों पर इनकी तुलना की गई। जैसे ये बताया कि विद 5 ईयर मेयरल टेनोर, यानी कि जो मेयर है उसका 5 वर्ष का कार्यकाल जहाँ पे होता है वो कैसे, तो मेगा सिटी में इसका 38% ही ऐसे शहर है जहाँ पे जो मेयर होता है उनका कार्यकाल 5 वर्षों तक टिका रह पाता है। और ये अगर हम लार्ज यानी कि बड़े शहरों में देखते हैं तो ये 68% हो जाता है। मीडियम मध्यम शहरों में देखते हो 67%, स्मॉल में देखते हो तो 84%, और टोटल अगर एवरेज निकल के आए तो 83% ही बनता है। इसी तरीके से बात करिए जहाँ पे डायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित मेयर हो, अगर उसको मेगा सिटी में हम देखते हैं तो ये 0% हो गए। और बड़े शहरों में देखते हैं तो 39% शहर ऐसे हैं जहाँ पे डायरेक्टली मेयर को इलेक्ट किया जाता है, यानी कि जो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है मेयर का। इसी तरीके से अगर हम मीडियम में देखते हैं तो 33%, स्मॉल में देखते हैं 36%, और यहाँ पे टोटल अगर एवरेज निकल के आएगा तो 36% का ही निकल के आएगा। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि कितने प्रतिशत शहर ऐसे हैं जो अपने खुद के बजट को अप्रूव कर सकते हैं, अगर हम मेगा में देखते हैं तो ये 75% हो गए, अगर हम बड़े शहरों में देखते हैं तो 34%, मीडियम में देखते हैं तो 40%, और स्मॉल में देखते हैं तो 11%। और यही सारी चीज़ें यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखी हुई हैं। अब आपको जहाँ से आसान पड़े वहाँ से आप समझ सकते हैं, मैंने दोनों तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो वही बात यहाँ पे अभी बताया जा रही है कि 4 शहर रेडियो में शक्ति की इस विषमता को दर्शाती है। जैसे कि आप देखेंगे मेगा सिटी, मेगा सिटी किसको कहा गया है, तो जिसकी जनसंख्या 4 मिलियन से अधिक होगी। बड़े शहर किसको कहा गया है, तो जिसकी जनसंख्या 1 से लेकर के 4 मिलियन के बीच में है। मध्यम शहर किसको कहा गया है, तो जिसकी जनसंख्या 0.5 मिलियन से लेकर के 1 मिलियन तक है। छोटे शहर किसको कहा गया है, तो जिनकी जनसंख्या 0.5 मिलियन से कम है, इनको छोटा शहर कहा गया है। इससे पता चलता है कि जहां मेगा सिटीज का अपने वित्त पर अधिक अधिकार है, वहीं उनके मेयरों का कार्यकाल 5 साल का नहीं होता है और वे सीधे निर्वाचित नहीं होते हैं। जो अभी हमने देखा है कि डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर कितने हैं, तो मेगा सिटी में आपने देखा होगा था कि 0% है, लेकिन वहां पे अगर आप देखें बजट पे कितना कंट्रोल है तो प्रतिशत बहुत ज्यादा है। जैसे आप यहाँ पे देखिए प्रतिशत कंट्रोल कितना बजट पे, तो 75% मेगा सिटी का अपने बजट पर कंट्रोल है, लेकिन जो डायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है उनका, तो ये 0% है। उसके अलावा बात करें कि अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं जो छोटे शहर हैं, यहाँ पे जो मेयर है इनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, लेकिन जो वित्त है इसके ऊपर इनका कंट्रोल नहीं होता है। रिपोर्ट में ये भी बताया कि जो महापौर है और जो परिषद है इनके पास कर्मचारियों की नियुक्तियों और पदोन्नति में सीमित शक्ति देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए केवल कुछ ही राज्यों ने अपनी शहरी सरकारों को नगर निगम आयुक्त नियुक्त करने का अधिकार दिया हुआ है। किसी भी शहर के पास अपने कर्मचारियों पर पूरी शक्ति नहीं होती है। उसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जो शहर है उसमें विशेष रूप से अपनी वरिष्ठ प्रबंधन टीमों पर, जो सीनियर टीम है उनके ऊपर नियंत्रण नहीं होता है, नियंत्रण का अभाव होता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि अगर कई बार अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी पड़ती है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी हो, तो इसमें दिक्कत देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे सीधे प्रत्यक्ष तौर पर राज्य की भूमिका आ जाती है। फिर राज्य सरकार देखती है कि उसको कैसे निकालना है, उसको कैसे नियुक्त करना है, ये सारी चीजें, तो ये दिक्कत देखने को मिलती है। रिपोर्ट में कहा गया कि इस वजह से वे कार्यकर्ताओं से मजबूत संगठन या सटीक जवाबदेही नहीं बना पा रहे हैं। अब इनको क्या लगता है कि भैया ये तो स्थानीय निकाय है, हमारी नियुक्ति कौन कर रहा है, हमारी नियुक्ति कर रहा है राज्य सरकार, तो हम इनके प्रति जवाबदेह क्यों, हम राज्य सरकार के प्रति जवाब देंगे, तो ये दिक्कत देखने को मिलती है। उसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी बताया कि जो शहरों की नागरिक जानकारी प्रकाशित करने में पारदर्शिता है उसमें भी कमी देखने को मिलती है, जिसे नागरिक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई डिटेल्स हमें अगर जाननी हो अपने शहर के बारे में, कितना बजट आया और कहाँ पे काम हो रहा है, कितना बजट किसके लिए दिया गया है, तो वो सारी चीजें भी हम नहीं जान पाते, उसको लेकर के भी कमी देखने को मिलती है। बात करिए 35 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 11 ने सार्वजनिक प्रकटीकरण कानून लागू किया है, जो प्रमुख नागरिक डेटा के प्रकाशन को अनिवार्य बनाता है। अब यहाँ पे बात की जा रही चार्ट 2 के बारे में। भारत में एक राजधानी शहर अपनी आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट प्रकाशित करता है और 2 वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। उनमें से 11 अपनी बैठक के कार्यवृत्त प्रकाशित करते हैं और 17 अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया उपलब्ध करवाते हैं। अब चार्ट 2 कहाँ है उसको अगर हम देखें तो यहाँ पे है चार्ट 2 आपका। जो भी राजधानी शहर है उनकी क्या स्थिति है उसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो गई, इसी तरीके से आप देखेंगे मुंबई की कैपिटल, सॉरी महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई हो गई, बिहार की कैपिटल पटना हो गई। तो इस तरीके से जो कैपिटल सिटी है यानी कि जो राजधानी शहर है उसके बारे में अगर हम बात करें तो आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट कितने लोग देते हैं, ये 1% निकल के आ रहा है डेटा, और जो वार्षिक रूप से प्रस्तुत करते हैं सिर्फ 9 ही है। और अगर हम सिटी बजट के बारे में बात करते हैं यानी कि शहर का बजट जो तैयार करते हैं 23 है। इस तरीके से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो 17% ही देखने को मिल रहा है। सॉरी प्रतिशत नहीं, ये नंबर है, यहाँ पे मैंने देखा नहीं, ये बात की जा रही है कि बार डिनोट्स द नंबर ऑफ कैपिटल सिटीज, यानी कि टोटल इतनी कितनी कैपिटल सिटीज है जो ये काम कर रही हैं। तो अगर हम इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ एक शहर ऐसा है जो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट करता है, यानी कि आंतरिक अपना अंकेक्षण करता है, अंकेक्षण करता है। और इसी तरीके से केवल 9 राजधानी शहर ऐसे हैं जो वार्षिक रूप से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वित्तीय विवरण जो उसको प्रस्तुत करते हैं, उसको ऑडिट करते हैं। इसी तरीके से सिटी बजट तैयार करने वाले कितने राजधानी शहर हैं, तो 23 हो गए। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लेने वाले कितने हैं, तो 17 शहर हो गए। ये राजधानी शहरों के बारे में बात करें, कैपिटल सिटीज के बारे में। उसके अलावा इसी तरीके से आप देखेंगे माइनर्स ऑफ काउंसिल मीटिंग,
तो ये 28 शहर हैं। इस तरीके से यहाँ पे डेटा दिया गया और यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी भी गई हैं। तो आपको जहाँ से भी आसान पड़े आप वहाँ से देख सकते हैं। हालांकि अगर चार्ट बना पाते हैं आप एग्जाम में तो ये दी बेस्ट है, क्योंकि कोई भी क्रिएटिविटी अगर आप कर सकते हैं और वो भद्दी नहीं लगती क्रिएटिविटी, तो वो बहुत अच्छी होती है हमारे एग्जाम के लिए, हमारे आंसर राइटिंग के लिए। तो अगर मुमकिन हो तो चार्ट जरूर बनाइए और चार्ट को देखना सीखिए, क्योंकि धीरे धीरे जब आप देखना शुरू करेंगे तो अपने आप आपको देखना आ जाएगा। ये कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। अभी देखिए मुझसे भी गलती हुई, क्योंकि मैंने यहाँ पे नीचे नहीं देखा, तो इसलिए कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ पूरी देखनी चाहिए। यहाँ पे मैंने नंबर नहीं देखा था, मुझे लगा कि प्रतिशत में बता रहे हैं, तो यहाँ पे ये नंबर है, इसको याद रखिएगा। जैसे एनुअल रिपोर्ट, सिर्फ 2 ऐसे कैपिटल शहर हैं जो एनुअल रिपोर्ट जारी करती हैं। बात यह है कि अधिक महत्वपूर्ण वित्तीय पारदर्शिता है, जहां शहर को अपना समग्र बजट, प्रत्येक वार्ड के लिए बजट और वित्तीय विवरण हर तिमाही और वार्षिक रूप से उपलब्ध कराना होता है। यानी कि प्रत्येक तीसरे महीने में एक बार बजट देना पड़ता है कि हमको ये काम करना है, और फिर हमें वार्षिक रूप से भी इसको देखना होता है कि हम वार्षिक रूप में इतना काम करने वाले, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी चीजें हम लोग प्रत्येक 3 माह पे चेक करते रहेंगे। लेकिन यहाँ डेटा से क्या पता चल रहा है, तो डेटा ये बताते हैं कि कोई भी शहर त्रैमासिक वित्तीय लेखा परीक्षित विवरण प्रकाशित नहीं करता है। यानी जो प्रत्येक 3 माह पे डेटा प्रकाशित करना है वो डेटा आता ही नहीं। जो बजट के बारे में बात की जा रही है 3 माह के, वो कोई डेटा प्रकाशित ही नहीं करता है। और जो वार्षिक रूप से डेटा प्रकाशित करना है, वार्षिक रूप से लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण देना है, वो केवल 28% ही ऐसे सिटी हैं, ऐसे शहर हैं जहाँ पे 28% ही ऐसे शहर हैं जो वार्षिक रूप से इसको प्रकाशित करते हैं। बात करिए कि अगर केवल हम बड़े शहरों पर ध्यान दें तो ये संख्या घट करके और भी कम हो जाती है। कितना, तो ये 17% हो जाती है। ये तो ओवरऑल है कि 28% ऐसे शहर हैं जो वार्षिक रूप से अपना डेटा प्रकाशित करते हैं बजट को लेकर के, वित्तीय लेखा परीक्षण को लेकर के। लेकिन अगर हम बड़े शहरों के बारे में बात करें तो ये डेटा घट करके 17% हो जाता है। जबकि बड़े शहर अपने शहर का बजट प्रकाशित करते हैं, छोटे शहर पिछड़ जाते हैं और उनमें से केवल 40 से 65% ही उस जानकारी को प्रकाशित करते हैं। चिंता की बात यह है कि मेगा, बड़े और मध्यम पूंजी वाले शहरों में से कोई भी अपनी आंतरिक ऑडिट जानकारी प्रकाशित नहीं करता है। यानी कि ये 3 कैटेगरी जो थी हमने शुरू में देखी है, तो उन 3 कैटेगरी में से कोई भी ऐसा नहीं कि जो अपने आंतरिक रूप से इसका परीक्षण करे, इसके बारे में जानकारी दे कि हाँ देखिए हमने ये किया था, अब इसको ऑडिट करेंगे कि कितना सही था कितना गलत था। जैसे आप देखें कि हमारे भारतीय संविधान के तहत एक पोस्ट बनाई गई है कैग की, आर्टिकल 148 के तहत, जो क्या करता है, तो ये हमारे वित्तीय विवरणों को लेखा जोखा करता है, उसके आंतरिक अनुवेक्षण करता है, उसका परीक्षण करता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे बात करें कि जो 3 कैटेगरी वाले शहर हैं, ये लोग तो अपने यहाँ पे करते ही नहीं, आंतरिक ऑडिट नहीं करते हैं, इंटरनल ऑडिट नहीं करते हैं। ऑडिट के लिए जो मतलब सुटेबल शब्द है, जो इसका हिंदी अनुवाद है, वो है अंकेक्षण। इसीलिए वो बार बार जुबान से फिसल जा रहा है, वो जुबान पे आने जैसे तरीके से। अंकेक्षण, ऑडिट, देखो ऑडिट थोड़ा सा आसान पड़ रहा है कि हाँ ऑडिट करना है, और ये समझ में आ रहा है। अंकेक्षण अंकेक्षण करके ना वो जुबान पे आने रहा है ठीक तरीके से। उसके अलावा इस रिपोर्ट में भी बताया कि जो भी पोस्ट हैं वो भी बहुत हद तक खाली हैं। जैसे बात करें कि भारत के नगर निगमों में 35% पद खाली हैं। कितना भी पद खाली हो, लेकिन हमारे लिए नौकरी नहीं निकालोगे हैं कि निकाल दो भैया, किसी की ज्वाइनिंग हो जाए, किसी की पूरी फैमिली संभल जाएगी, वो नहीं करोगे, बस आप नौकरी खाली रखो। नगर पालिकाओं में 41% पद रिक्त होने और नगर पंचायतों में 58% पद रिक्त होने से रिक्ति उत्तरोत्तर बदतर होती जा रही है और बढ़ती जा रही है। और ये कहाँ पे दिखाया गया, तो ये चार्ट 4 में दिखाया गया। वैसे आपने चार्ट 2 के साथ चार्ट 4 भी देखा होगा, ये रहा आपका चार्ट 4। उसके अलावा बात करें कि जो चार्ट 5 है, ये प्रति 1 लाख जनसंख्या पर शहर के कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। प्रत्येक 1 लाख की आबादी पर न्यूयॉर्क में 5,906 और लंदन में 2,936 शहरी कर्मचारी हैं, जबकि बेंगलुरु में केवल 317 है, हैदराबाद में 586 और मुंबई में 938 ही कर्मचारी हैं। न्यूयॉर्क जैसे शहरों को भी कर लगाने, अपने स्वयं के बजट को मंजूरी देने, निवेश करने और अनुमोदन के बिना उधार लेने का अधिकार दिया गया है। यह है आपका चार्ट 5। ये है चार्ट 5। वही सारी चीजें जो हमने पॉइंट वाइज समझी है, वही यहाँ पे चार्ट पे लिखा है। जैसे न्यूयॉर्क में बताया जा रहा है कि कितने शहरी कर्मचारी हैं, तो 5,906 प्रत्येक 1 लाख की जनसंख्या पर। अगर हम वही लंदन में देखते हैं तो 2,936 हैं। अगर हम जोहान्सबर्ग में देखते हैं तो 659 कर्मचारी हैं प्रत्येक 1 लाख की जनसंख्या पर। अगर हम मुंबई में देखते हैं तो 938 है। अगर हैदराबाद में देखते हैं तो 486 है, और बेंगलुरु में देखते हैं तो 317। यानी कि हमारे यहाँ पे अगर भारत में देखेंगे, प्रत्येक 1 लाख की जनसंख्या पर सबसे ज्यादा शहरी कर्मचारी कहाँ पे, तो मुंबई में देखने को मिलेगा 938। दोस्तों अभी एक नई स्टडी प्रकाशित हुई है, एक नया अध्ययन प्रकाशित हुआ, जिसमें ये कहा गया है कि अब हम चाहे जितनी कोशिश कर लें, जो अंटार्कटिक है और इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है, इसकी बर्फ की चादर पिघल कर ही रहेगी। अब चाहे उसको आप 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाइए, चाहे 1 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाइए, जो वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसको चाहे जितना कंट्रोल करिए, पर अब जो वैश्विक तापमान है उसकी वजह से पश्चिमी अंटार्कटिक क्षेत्र पिघल कर ही रहेगा, उसकी बर्फ पिघल कर ही रहेगी। तो दोस्तों इस तरीके के आर्टिकल हम लोगों ने कई बार डिस्कस किए हैं, पर फिर भी क्योंकि ये न्यूज में तो एक बार देख लेते हैं। वैसे अगर ये आर्टिकल हम डिस्कस ना करें तो पहले आप यहाँ पे ये बताइए, 1 सेकंड इसके लिए इस वीडियो को पॉज करिए और आप खुद सोचिए कि अगर ये बर्फ पिघलेगी तो इसका क्या क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि ये चीज़ मैं आप लोग को कई बार कनेक्ट करके दिखा चुका हूँ कि क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा और कैसे कैसे हम इसको लिख सकते हैं। तो एक बार आप लोग खुद इस वीडियो को पॉज करके एक बार सोचिए कि आपके दिमाग में 2-3 पॉइंट कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
दोस्तों ये रहा आपका अंटार्कटिका का क्षेत्र, आप देख सकते हैं। और अगर इसका जूमिंग मैप देखना है तो आप यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, ये कहा जा रहा है कि जो आइस शेल्फ है यही कहा जा रहा है कि ये पिघलने वाला है। मतलब ये वाला नहीं, आइस शेल्फ जो होता है वो पिघलने वाला है। जो बर्फ की मोटी मोटी चादरें हैं वो पिघलने वाली हैं। तो यहाँ पे जो शेल्फ है, मैं इस चीज़ के लिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि शेल्फ की जो हिंदी अनुवाद होती है वो अलमारी हो गई। अब भैया यहाँ पे कहीं कि अलमारी लिखा हुआ है तो मुझे मत कहिए कि बर्फ की चादर की अलमारी क्या होती है। अब शेल्फ सुनने में भी अच्छा लग रहा है, लिखने में भी ठीक लगेगा क्योंकि ये वर्ड थोड़ा सा अच्छा है। लेकिन अगर आप अलमारी कहेंगे तो आप सोचिए ना कि अलमारी का क्या मतलब है। तो इसलिए मैंने ये बता रहा था कि यहाँ पे भी जैसे आप देखें कि आइस शेल्फ लिखा हुआ है, तो इस तरीके से जो शेल्फ है उसका हिंदी अनुवाद अलमारी होता है। आपको भी पता है बुक शेल्फ होता है, बुक शेल्फ होता है, तो इस तरीके से बाकी कहीं कहीं अलमारी देखने को मिलेगा तो आप ये मत सोचना कि अलमारी क्या है, ये शेल्फ आप वहाँ पे लिख सकते हैं, वो चल जाएगा। कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं जिसका हिंदी में अनुवाद करना ठीक नहीं होता है, वो जो रहे वही सही है। पर क्योंकि हमारा वीडियो हिंदी में आता है तो भैया उसका भी हिंदी करके बताना ही था, दिखाना ही था कि उसका हिंदी क्या होता है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। बात करें कि एक नए अध्ययन के अनुसार चारों ओर गर्म पानी के कारण पश्चिम अंटार्कटिका की बर्फ की चादर का तेजी से पिघलना अब अपरिहार्य है, चाहे कार्बन उत्सर्जन में कितनी भी कटौती की जाए। यदि बर्फ की चादर पूरी तरह नष्ट हो गई तो वैश्विक औसत समुद्र स्तर 5.3 मीटर या 17.4 फीट तक बढ़ जाएगा, जो भारत सहित दुनिया भर के कमजोर तटीय शहरों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए संभावित विनाशकारी परिणाम होगा। इस पॉइंट में वही बताया जा रहा है कि अब चाहे हम उसको पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी कम कर लें वैश्विक तापमान को, पर उसके बाद भी ये बर्फ की चादर पिघल के रहेगी, अब उसको कोई रोक नहीं सकता है। इस अध्ययन का नाम क्या रखा गया था? तो इस अध्ययन का नाम है 21वीं सदी में पश्चिम अंटार्कटिक बर्फ शेल्फ के पिघलने में अपरिहार्य भविष्य में वृद्धि। और इसको किसके द्वारा जारी किया गया? तो इसको जारी किया गया नेचर पत्रिका के द्वारा, नेचर जर्नल के द्वारा। इसके ऊपर 3 लोगों ने काम किया। कौन कौन? तो ये हैं कैटलिन नॉटिन और पॉल आर हॉलैंड। ये दोनों ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण टीम में काम करते हैं। उसके अलावा और एक ये है नॉर्थम्ब्रिया, ये यूनिवर्सिटी यूके के जॉन डी रीड द्वारा किया गया है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी यूके की, इनका नाम क्या है? इनके जो शोधकर्ता है इनका नाम है जॉन डी रीड। इन 3 लोगों के द्वारा मिलकर के ये अध्ययन किया गया है। तो इन्होंने ये चीज़ें बताई कि अब चाहे जितना हम कोशिश कर लें, चाहे जितना वैश्विक तापमान को कम कर लें, अब ये बर्फ पिघल के रहेगी अंटार्कटिका वाली, और इसका बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। खास करके जो तटीय राज्य है, जो तटीय क्षेत्र आप उसके ऊपर देखेंगे, क्योंकि जो बर्फ पिघलेगी तो उसका पानी समुद्र में जाएगा, महासागरों में जाएगा, और उसकी वजह से समुद्र का स्तर बढ़ेगा। और जब समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो जो भी तटीय क्षेत्र है, जो आइलैंड कंट्री है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। और उसमें भी जो विकासशील हैं खास करके उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनके यहाँ ना तो इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना उससे निपटने के लिए कोई ज़्यादा सुविधा है। तो इसको देखते हुए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और खास करके भारत जैसे देशों पर तो और भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम बात करें कि बर्फ की चादर क्या होती है जो पिघलने वाली है, तो बर्फ की चादर किसको कहते हैं? तो बर्फ की चादर मूलतः हिमनदी बर्फ का एक समूह है जो 50,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक भूमि को कवर करती है। मोटे तौर पर ये इतनी बड़ी होती है कि उत्तराखंड को बर्फ से ढक सकती है। आज दुनिया में 2 प्रमुख बर्फ की चादर हैं। कौन कौन सी? तो ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर और अंटार्कटिका की बर्फ की चादर। उनमें पृथ्वी पर मौजूद मीठे पानी का लगभग 2/3 हिस्सा मौजूद होता है। तो यहाँ से बहुत अच्छा स्टेटमेंट आपसे बन जाएगा। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि देखिए इस बार हमने जो ये लेक्चर है इसमें हमने एमसीक्यू के फॉर्म में या फिर मेंस आंसर राइटिंग के फॉर्म में क्वेश्चन नहीं इंक्लूड किया। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह ये है कि अब हम लोग रिवीजन करने के लिए या तो संडे को या तो डेली बेसिस पे एमसीक्यू फॉर्म में वीडियो लाएंगे, ताकि देखिए अभी तो मैंने तुरंत टॉपिक पढ़ा है, अगर तुरंत क्वेश्चन पूछूंगा तो आप सबको याद रहेगा। लेकिन 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद या फिर 1 हफ्ते बाद आपको कितना याद रह जाता है, आपको कितना याद है, वो चीज़ मैटर करती है ना। क्योंकि जब भी आप यूपीएससी में जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपने रात में वही चीज़ पढ़ी है, सुबह जाके आपको वही चीज़ मिल जाएगी। ये तो महज एक इत्तेफाक ही होगा। तो हमें इस लेवल पे तैयार रहना है कि पेपर कोई सा भी आए, कैसा भी आए, हम उसके लिए तैयार रहें, हम उसको अटेम्प्ट करने में सक्षम रहें। अगर संडे बेसिस पे आएगा तो इसमें 25 से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे जो आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन की क्वांटिटी फिक्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कभी टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा तो 1 आध 2 क्वेश्चन बढ़ जाएगा, कभी टॉपिक कम इंपॉर्टेंट रहेगा तो 1 आध 2 क्वेश्चन घट जाएगा, तो उसकी क्वांटिटी हम फिक्स नहीं कर सकते हैं। हाँ, क्वालिटी फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि जो यूपीएससी का लेवल है उसको मैच कराना है, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। और संडे को एमसीक्यू फॉर्म में वीडियो लेके आएंगे, ताकि आप लोग का एक तो 2 तरीका हो जाएगा ना। एक तो आप एमसीक्यू अटेम्प्ट कर लेंगे, उससे दूसरा फायदा आपका ये हो जाएगा कि आपको क्विक रिवीजन भी हो जाएगा उससे। तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा। और अगर कहीं आपसे गलती से एमसीक्यू गलत हो गया तो फिर वो एग्जाम में अगर आता है तो कभी जिंदगी में गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि जो चीज़ हमसे गलत हो जाती है एक बार उसको हम भूलते नहीं है। ये है बर्फ की चादर। वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि बर्फ की अलमारियाँ, तो ये भैया वही शेल्फ है। इसको आप यहाँ पे शेल्फ वर्ड यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अपने ठीक पीछे भूमि आधारित ग्लेशियरों को स्थिर करती हैं। मैंने जानबूझ के स्कूल का पता चला, आप लोग बाद में कहें कि सर शेल्फ तो इंग्लिश वर्ड है, हिंदी बताया नहीं आपने, और कहते हैं कि हिंदी में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे शेल्फ वर्ड यूज करना बहुत अच्छा है। आइस शेल्फ जिसको कहते हैं ना, आप उसको उस वर्ड को यूज करिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टेक्निकल हैं, आप उसको ज़्यादा हिंदी करने जाएंगे तो फिर बहुत खराब हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए बर्फ की अलमारी, अब इससे क्या मतलब निकलने वाला है? यदि बर्फ की शिल्प पतली हो जाती है या गायब हो जाती है तो ये ग्लेशियर तेजी से बढ़ते हैं, जिससे समुद्र में अधिक बर्फ निकलती है और समुद्र का स्तर बढ़ जाता है।
ये एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा समझने वाली बात नहीं, रॉकेट साइंस नहीं। देखिए जैसे मान लीजिए इतनी मोटी बर्फ़ की चादर है, अब जब ये पिघलेगी तो ये इतनी पतली हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगा। तो जब पतली होगी तो ज़ाहिर-सी बात है कि पिघलेगी, और जब पिघलेगी तो समुद्र स्तर में पानी जाएगा, समुद्र में पानी जाएगा। जब समुद्र में पानी जाएगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि समुद्र का स्तर बढ़ेगा। तो वही बात यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है। और जब यहाँ पे फिर से बर्फ़ गेन करेगी, जब इसमें फिर से बर्फ़ जुटेगा तो जो चादर है ये मोटी हो जाएगी। जब चादर मोटी होगी तो ज़ाहिर-सी बात है कि पानी की कमी होगी, और पानी की जब कमी होगी तो महासागरों में पानी कम जाएगा। जब महासागरों में पानी कम जाएगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसका स्तर कम होगा। यही चीज़ यहाँ पे समझाई गई है। बात करें कि यही प्रक्रिया पश्चिमी अंटार्कटिका के क्षेत्र में हो रही है, विशेषकर अमुंडसेन सागर में, जो नॉर्टन के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ये रहा आपका अमुंडसेन सी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैप देखिए तो सारी चीजें आप कवर करते हुए चलिए। उसके अलावा बता रहे कि दशकों से क्षेत्र की बर्फ की परतें कम हो रही हैं, ग्लेशियर तेजी से समुद्र की ओर बह रहे हैं और बर्फ की चादर सिकुड़ रही है। और यहाँ पे ये आपको ग्राफ दिखाइए कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस चला है पूरा। अगर 2005 में हम देखते तो जो इसका द्रव्यमान है उसका कितना क्षरण हुआ था 2005 में, तो आप देख सकते हैं कि 500 गीगाटन, यहाँ पे आप देख सकते हैं जीटी दिया गया है, तो इतना क्षरण हुआ था। लेकिन अगर हम यही 2020 में आंकड़ा देखते तो 2020 में आप देखेंगे 2500 से अधिक गीगाटन का इसका द्रव्यमान का क्षरण हो चुका है। यानी कि लगातार आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे कितना ज्यादा गिरावट देखने को मिले। यानी कि जो अंटार्कटिका है, यहाँ पे जो बर्फ की चादर है वो लगातार पिघलते जा रहे हैं, और इनके पिघलने की दर आप कह सकते हैं, फिर जो इनके पिघलने से लॉस हुआ है बर्फ का वो बहुत ज्यादा है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 2020 में ये लगभग 2500 गीगाटन के आसपास हो चुका है, बढ़ करके उससे भी कहीं ज्यादा। अध्ययन के निष्कर्ष क्या है, तो सभी परिदृश्य भविष्य में अमुंडसेन सागर के महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से गर्म होने और बर्फ की परतों के पिघलने में वृद्धि को दर्शाते हैं। अच्छा, इन्होंने जो रिसर्च किया ना, इन्होंने कई आयाम पर रिसर्च किए। इन्होंने ये देखा कि अगर मान लीजिए हम 1.5 डिग्री सेल्सियस पर वैश्विक उष्मन को रोक देते हैं तब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर इन्होंने ये देखा कि अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस पर लेकर जाते हैं तब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इन्होंने फिर ये भी देखा कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब कई सारे पक्षों के ऊपर इन्होंने काम किया, कई सारे आयाम के ऊपर इन्होंने काम किया, उसके बाद ये सारे डेटा निकाल के ला रहे हैं ये। बात करें किसके अलावा 2045 तक परिदृश्यों में बहुत कम या कोई अंतर नहीं आने वाला है, ये पिघलता ही रहेगा, इसमें कोई बहुत ज्यादा बदलाव होने वाला नहीं है। 1.5 डिग्री सेल्सियस परिदृश्य में महासागर का गर्म होना और बर्फ के पिघलने का स्तर सांख्यिकीय रूप से मध्यम श्रेणी के परिदृश्य के समान ही है, जो आने वाले दशकों में जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने के मौजूदा वादों के करीब है। जैसे आप देखेंगे वर्तमान समय हम लोग जीवाश्म ईंधन से दूर भाग रहे हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, और सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, विद्युत ऊर्जा हो गई, इन सब के ऊपर, जो जल विद्युत ऊर्जा, इन सब के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जीवाश्म ईंधन का जब यूज करते हैं हम, तो इसकी वजह से कार्बन उत्सर्जन होता है। जब कार्बन उत्सर्जन होता है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप देखेंगे जो अंटार्कटिका की बर्फ है वो पिघल रही है, और इसी की वजह से आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जलवायु परिवर्तन भी देखने को मिलता है। तो इसलिए हम लोग इस तरीके से यहाँ से शिफ्ट होकर के इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, इन पे शिफ्ट हो रहे हैं। इससे संभवतः समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी। जाहिर सी बात है कि जब बर्फ पिघलेगी, पानी बहेगा, तो कहाँ पे जाकर महासागरों में समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी, जो भारत से दुनिया भर के तटीय समुदायों को प्रभावित करेगा। भारत में एक लंबी तट रेखा और घनी आबादी है, और इसलिए समुद्र के स्तर में वृद्धि के प्रति संवेदनशील है। यदि तटीय समुदाय बढ़ते समुद्रों से बचाव नहीं कर सकते हैं, उदाहरण के लिए दीवारें बनाकर, तो लोगों को कहीं और जाना होगा या शरणार्थी बनना होगा, और इसी को जो क्लाइमेट की वजह से रिफ्यूजी बनते हैं ना, इन्हीं को क्लाइमेटिक रिफ्यूजी कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर क्षेत्र है, यहाँ पे पहले बहुत अच्छी खासी बारिश होती थी और फसल लहलहाती थी, लोग यहाँ पे सुख संपन्न थे, तो यहाँ पे सारी चीजें अच्छे से चल रही थी। लेकिन क्या हुआ, अचानक से जलवायु परिवर्तन हुआ, और जब जलवायु परिवर्तन हुआ इसकी वजह से यहाँ पे सूखा पड़ने लग गया, बारिश ही नहीं हो रही, तो लोग क्या करेंगे, बहुत सारे लोग इस जगह को छोड़ करके ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे जिंदगी आसान होगी, जहाँ पे फिर से फसल हो, जहाँ पे बारिश होती हो, जहाँ पे रहने खाने पीने की व्यवस्था अच्छे से हो जाए, तो लोग यहाँ पे जाएंगे। तो ये एक क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं, इसी को क्लाइमेटिक रिफ्यूजी कहा जा रहा है। क्योंकि किसकी वजह से हुआ, क्लाइमेट की वजह से हुआ। ना तो यहाँ पे कोई युद्ध चल रहा है, ना कोई जातीय संघर्ष चल रहा है, ना कोई इनको भगा रहा है, कोई भी चीज नहीं चल रही, लेकिन ये फिर भी इस क्षेत्र को छोड़ करके जा रहे हैं। किसकी वजह से, तो जो जलवायु में परिवर्तन हुआ उसकी वजह से। तो इन्हीं को क्लाइमेटिक रिफ्यूजी कहा जाता है। निष्कर्षतः अगर हम देखें तो बात करें कि हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां जलवायु परिवर्तन के कुछ प्रभावों को अब टाला नहीं जा सकता है, और पश्चिम अंटार्कटिका में बर्फ का पर्याप्त नुकसान शायद उनमें से एक है। लेकिन जलवायु परिवर्तन सब कुछ या कुछ भी नहीं है, और कई अन्य प्रभाव भी हैं जिनसे हम अभी भी बच सकते हैं या सीमित कर सकते हैं, जैसे पूर्वी अंटार्कटिक बर्फ की चादर का नुकसान, या हीट वेव, सूखे और अत्यधिक वर्षा की गंभीरता। यानी कि अगर हम निष्कर्ष रूप में देखें तो वही जलवायु परिवर्तन अब अपने इस रूप में आ चुका है कि कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो वो करके रहेगा, हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें अब वो बदलने वाली नहीं है। लेकिन जो चीजें बदल सकती हैं, जिसपे इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्यों ना हम उसके ऊपर फोकस करें, ये चीजें यहाँ पे बताई जा रही है। दोस्तों यहाँ पे पुरस्कार के बारे में बात की जा रही है, तो ये सॉरी, बैलन डी ओर पुरस्कार है, ये लियोनेल मेसी को दिया गया है, और ये इनके करियर का 8वां पुरस्कार है। यानी ये बैलन डी ओर जो इनको मिला है, ये 8वीं बार इनको बैलन डी ओर पुरस्कार मिल रहा है। और ये तो पुरुष की कैटेगरी में होगा, मेल को मिल रहा है। फीमेल कौन है जिनको मिला है ये पुरस्कार इस बार, तो इनका नाम है एताना बोनमती।
तो ये नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार आप देखेंगे ना, जो पुरस्कार होता है या फिर स्पोर्ट हो गया, कोई इंडेक्स हो गया, इसके बारे में आपसे वनडे एग्जाम या फिर स्टेट के जो सिविल सर्विस होते हैं उसमें लगातार आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो ये नाम आप याद रखिएगा, एताना बोनमती। ये कहाँ के रहने वाले? तो ये स्पेन की रहने वाली है। और ये लियोनेल मेसी साहब कहाँ के रहने वाले? तो आप सभी को पता होना चाहिए वैसे, क्योंकि बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, ये अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। यहाँ पे बात करें कि एनएमसी के बारे में। एनएमसी क्या है? तो नेशनल मेडिकल कमीशन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, ये लॉन्च करने वाले हैं वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। क्यों? तो आप सभी को पता है दोस्तों, जैसे आप देखेंगे वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, वन नेशन वन रेशन कार्ड हो गया, किस लिए? तो सारी सुविधाओं के लिए, आसानी के लिए, लोगों की आसानी के लिए। और यहाँ पे किस लिए लॉन्च करेंगे? तो जो भी डॉक्टर होंगे इंडिया में, सारे डॉक्टरों का एक जगह पे आपको डेटा मिल जाएगा, आपके क्षेत्र में कौन डॉक्टर है और कौन यहाँ पे झोला छाप डॉक्टर है, कौन अच्छा डॉक्टर है, कौन फिजिशियन है, कौन एमबीबीएस की कैटेगरी में आता है, कौन किस कैटेगरी में, ये सारी डिटेल्स आपको यहीं से मिल जाएगी, आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक अच्छा कदम है। बाकी ये आपसे पूछा जा सकता है कि अखौरा अगरतला रेल लिंक जो है ये किन दो देशों के बीच में? तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हो सकता है कि आज इसका इनॉग्रेशन किया जाए, इसका उद्घाटन आज संभव होता है, वर्चुअली रूप में किया जाएगा। किसके द्वारा? तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है और जो शेख हसीना है, एक हसीना जुल्फों वाली, एक हसीना नहीं, शेख हसीना, ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है, तो इनके द्वारा आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए कि जो अखौरा अगरतला रेल लिंक है ये निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत के द्वारा शुरू की गई है? फिर ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच में शुरू की गई है? तो आपको याद रखना है इंडिया और बांग्लादेश। यहाँ पे बात करें आईएसए के बारे में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठजोड़, उसके बारे में बात करें तो इसकी जो 6वीं अभी सभा था ये कहाँ पे रखी गई थी? ये न्यू दिल्ली में रखी गई थी 2023 में। इसमें कहा गया कि चाइना का भी वेलकम है, अगर आना चाहते हैं इसमें शामिल होना चाहते हैं तो हम रोकेंगे नहीं, आइए भैया, आपका भी दिल खोल के स्वागत है। ये तो हमारी भारतीय कल्चर है कि कोई भी आए इज्जत प्यार से रहे तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा मिग 21 फाइटर प्लेन को हटा दिया गया, इनको अपने स्क्वाड्रन से। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं एलसीएच लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड को सक्सेसफुली कैरी आउट करके यहाँ पे लाया गया है। यहाँ पे वही कर्नाटक फॉर्मेशन डे जो है उसी से रिलेटेड ये न्यूज है। बात करें 68 को, यानी कि 68 लोग को क्या दिया जाएगा? तो राज्योत्सव अवार्ड दिया जाएगा, क्योंकि इस बार कर्नाटक का 50 साल पूरा हो रहा है। अगर आप लोग एक्स पे हैं तो वाई मत बनिएगा एक्स मतलब ट्विटर पे हैं अगर, तो थोड़ा सा ध्यान से रहिएगा, और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं तो चीज़ों को ध्यान में रख करके और एक लिमिट में रह करके उस चीज़ को पोस्ट करिएगा, कोई भी चीज़ लिखिएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनियन मिनिस्टर हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि आप सभी को पता भी केरल में बम ब्लास्ट हुआ था, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी एक्स पे, इन्होंने पोस्ट किया था कि एक विशेष समुदाय इसके लिए जिम्मेदार है, तो इसी नाते इनको बुक कर लिया गया, यानी कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस तरीके से आप कुछ भी सोशल मीडिया पे लिखते हैं तो उसको थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि वो हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं उसके नियमों का उल्लंघन करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दो समुदायों के बीच भड़का दंगा भड़काने वाली कंडीशन बनती है, तो उसके लिए आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो फालतू की चीज़ों से बचिएगा। ये यूनियन मिनिस्टर है, जबकि इनको नहीं छोड़ा गया। हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर मेरा युवा भारत मंच का शुभारंभ किया गया है। तो ये क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। बात करें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत माई भारत मंच का शुभारंभ किया। इसके बारे में हम लोग एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पर फिर भी ये क्या है, तो एक प्रकार का स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसका विजन क्या रखा गया? तो मेरा युवा भारत, यानी कि माई भारत की परिकल्पना इस तरीके से लिखेंगे, माई यूथ इंडिया, यानी कि माई यूथ भारत। तो ये मेरा युवा भारत वही बात की जा रही है कि परिकल्पना युवाओं के विकास और युवाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी संचालित सुविधा प्रदाता के रूप में की गई है, जिसका लक्ष्य सरकार के संपूर्ण दायरे में युवाओं को उनकी आकांक्षाओं को साकार करने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए सशक्त बनाने हेतु समान अवसर प्रदान करना है। यह एक ऐसे ढांचे की परिकल्पना करता है जहां हमारे देश के युवा कार्यक्रमों, मार्गदर्शकों और अपने स्थानीय समुदायों के साथ सहजता से जुड़ सके। इस सहभागिता का निरूपण स्थानीय मुद्दों के बारे में उनकी समझ को बेहतर बनाने और उन्हें रचनात्मक समाधानों में योगदान देने के लिए सशक्त बनाने के लिए किया गया है। वही बात है कि एक स्वायत्त निकाय है जो राष्ट्रीय युवा नीति में दी गई युवा की परिभाषा के अनुरूप 15 से 29 वर्ष के आयु के वर्ग के जो लोग हैं इनको युवाओं को लाभान्वित करेगा, और लाभार्थियों की आयु 10 से 19 वर्ष होगी। उसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मेरा युवा भारत मंच जो है ये एक प्रकार का फिजिकल प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसमें फिजिकल प्लस डिजिटल दोनों चीजें दी गई हैं, तो जिसमें भौतिक गतिविधि के साथ ही डिजिटल रूप से जुड़ने का भी अवसर शामिल है। अगर हम बात करें ऐसे निकाय की आवश्यकता क्या थी, तो बात करें अमृतकाल में युवाओं की भूमिका सॉरी, थोड़ा सा खरास है। अमृतकाल में युवाओं की भूमिका, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि कहा जाता है कि जो युवा होते हैं वही देश के निर्माता होते हैं, क्योंकि आने वाले समय में सारी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पे है। जैसे ही देश को ले जाएंगे वैसे ही देश हमारा चलेगा। अगर किसी देश के युवा ही ठीक नहीं है, वो नशेड़ी शराबी गजेड़ी है, तो इस तरीके से आप देखेंगे वो देश गर्क में चला जाएगा। लेकिन अगर युवा अच्छे हैं, आकांक्षी हैं, वो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड में जा रहे हैं, दुनिया के अलग अलग फील्ड में नाम रोशन कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में निकल रहे हैं, इंडस्ट्री में निकल रहे हैं, तो इस तरीके से आप देखेंगे वो देश भी बहुत आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो वही चीज़ कही जा रही है कि अमृतकाल जो चल रहा है हमारी आज़ादी का, उसमें युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उनके बिना इसको सक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा।
उसके अलावा बात करें कि जो विभिन्न क्षेत्र के युवा हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, उन सबको एक साथ यहाँ पे देखना, उन सबको एक साथ पे एक मंच प्रोवाइड कराना, ताकि आपस में संवाद भी हो सके, एक दूसरे को जान भी सके, और जो आपसी दूरियां वो भी कम हो सके, युवाओं को एक दूसरे से सीखने का मौका मिले, एक दूसरे से मोटिवेशन मिले, ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा बात करें कि जो आज के युवा इनके साथ जुड़ने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है, इसलिए आपने देखा कि वहाँ पे डिजिटल प्लस फिजिकल दोनों की बातें की जा रही है। तो यहाँ पे प्रौद्योगिकी का उपयोग करके युवाओं के साथ जुड़ने की बात की जा रही है। एक फिजिकल इकोसिस्टम बनाकर पहुंच सुनिश्चित करना, इसका उद्देश्य क्या रखा गया, तो मेरा युवा भारत माई भारत का प्राथमिक उद्देश्य इसे युवाओं की उन्नति के लिए समर्पित एक संपूर्ण सरकारी मंच बनाना है। इस उद्देश्य में शामिल क्या क्या है, तो युवाओं में नेतृत्व विकास को आगे बढ़ाना, अलग अलग भौतिक गतिविधियों को कार्यक्रम कौशल में बदलाव बदलाव करके अनुभवात्मक शिक्षा के माध्यम से नेतृत्व कौशल में सुधार करना, युवाओं को सामाजिक अन्वेष क्रोम और समुदायों का अगुवा बनाने के लिए उनमें निवेश करना। एक तरीके से आप बस इसको इतना समझिए कि इसको इसलिए लॉन्च किया कि जो भी हमारे यूथ हैं, जो भी हमारे युवा हैं, इनको इस लेवल पे आगे लेके आया जाए कि नेतृत्व की भूमिका निभा सकें, देश को आगे लेकर के चल सकें, जो स्थानीय समुदाय इनके साथ मिलकर के काम कर सकें, आपस में सौहार्द बनाए रखें, और जो युवा होता है वो अपनी शक्ति को पहचान सके, सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा सके। ये सारे इसके पॉइंट्स हैं। अभी जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला ना, इसी तरीके से स्ट्रक्चर आपको अपने एग्जाम में बनाना है। ये तो गलती से बन गया, मैं इसे बस समझाने की कोशिश में। तो इस तरीके से आप कहीं भी चाहें स्ट्रक्चर अगर आप बना सकते हैं तो उसको जरूर से जरूर यूज करिए। पश्चिमी घाट में मशरूम की एक नई प्रजाति की खोज हुई है, तो ये न्यूज उसी से जुड़ी हुई है। देखिए बात करें तिरुवनंतपुरम के पालोड में जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान के परिसर में पाए जाने वाले शहद पीली टोपी वाले एक छोटे नाजुक दिखने वाले मशरूम की पहचान एक नई प्रजाति के रूप में की गई है। इसके शोधकर्ताओं ने नई प्रजाति की पहचान और उसका वर्णन जीनस कैंडोलेओमाइसिस से किया है। नई प्रजाति को इसके पाइलस या टोपी पर सफेद ऊनी स्केल जैसी संरचनाओं के लिए कैंडोलेमाइसिस अल्बो स्क्वामोसस नाम दिया गया। तो देखिए ये नाम है और ये वैज्ञानिक नाम है, तो थोड़ा सा मुश्किल तो हो गई। संरचना में ये नाजुक है। मशरूम लगभग 58 मिलीमीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है। भारत में पहले रिपोर्ट की गई जीनस सेंथिरेला की 7 प्रजातियों को अब कैंडेलोमाइसिस के रूप में मान्यता दी गई है। दुनिया भर में इस जीनस की केवल 35 प्रजातियां ही पाई जाती हैं। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। बाकी ये रहा पश्चिमी घाट का जो आपका मैप है वो आप देख सकते हैं। तो इसमें टोटल कितने राज्य आते हैं, तो टोटल 6 राज्य आते हैं। कौन कौन से, आपका हो गया गुजरात, फिर हो गया महाराष्ट्र, ये हो गया आपका गोवा एक तरीके से, और यहाँ पे हो गया आपका कर्नाटका, ये हो गया केरल, और ये हो गया आपका तमिलनाडु। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जो पश्चिमी घाट है उसमें टोटल 6 राज्य आते हैं। अब यहाँ पे इसके नाम भी दिए गए हैं और यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट के जो फिगर है वो भी दिखाएगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कई बार क्या होता है ना कि जब हम आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं तो हमें पूरा मैप बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये चीज मैंने आपको पहले भी एक बार बताई। अगर मान लीजिए हमें सिर्फ साउथ इंडियन स्टेट के बारे में बात करें तो हमें ऊपर का जो ये नॉर्थ वाला हिस्सा है इसको बनाने की क्या ही जरूरत है, आप बताओ मुझे। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ नॉर्थ इंडिया की, तो हमें फिर यहाँ पे साउथ इंडिया के फिगर बनाने की क्या जरूरत है। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर हमें यहाँ पे आप बताइए कि जो गुजरात वाला क्षेत्र है इसके बारे में बात करने की क्या जरूरत है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर मैप भी बनाना, ये सारी टेक्निक्स होती हैं, इसमें टाइम कम लगेगा, आपका टाइम बच जाएगा और उस टाइम का आप कहीं और यूज कर सकते हैं। ये सारी टेक्निक्स है अच्छे नंबर लाने की, तो इसको ध्यान रखिएगा। कई बार जिसकी हमें जरूरत हो सिर्फ वही उतना कीजिए। अगर ये पश्चिमी घाट की जरूरत है तो हमें पूर्वी घाट बनाने की क्या जरूरत है। तो पश्चिमी घाट को आप इस तरीके से बना के दिखा दीजिए कि इसमें टोटल 6 राज्य जाते हैं और कौन कौन से राज्य, उसको आप दिखा दीजिए बस। चाइना का एक वेसल है जिसका नाम है शियान 6, ये कहाँ पे पहुंच चुका है, तो ये श्रीलंका के तट पे पहुंच चुका है और इसका कहा जा रहा है कि ये रिसर्च करेगा। हालांकि आप सभी को पता है कि एक्चुअल में क्या करने वाला है, ये रिसर्च के नाम पे बस हमारे ऊपर निगरानी करने वाला है। लेकिन इसको कहा जा रहा है कि रिसर्च वेसल है, यानी कि रिसर्च आप एक तरीके से देख सकते हैं कि समुद्रयान है, जो भी आप कहें, जहाज है, शिप है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इसको वेसल कहना ज्यादा ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चा में आ गई। अब ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क चर्चा में रहता है उसी से क्वेश्चन बनता है। फिर हम कहते हैं सर कहाँ से क्वेश्चन आ गया, समझ नहीं आ रहा है। इतने सारे नेशनल पार्क है, इतनी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हम कैसे याद करेंगे। वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं इसको हिंदी में, हम कैसे याद करेंगे। तो ऐसे ही याद करेंगे, जो न्यूज में है हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। ये क्यों चर्चा में आ गया, तो जो माओविस्ट है उन्होंने ओपन फायर कर दिया अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अब ये अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे आप ये बात कर रही अरलम अभ्यारण्य क्षेत्र कहाँ पे, तो केरल के केलाकम और कोट्टियूर राजस्व गांव में पड़ता है और कर्नाटक राज्य के कुर्ग यानी कि कोडागु जिले के जंगलों से सटे पश्चिमी घाट के उत्तर पश्चिमी ढलानों में स्थित है। तो ये आपको अरलम जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यानी कि वन्यजीव अभ्यारण्य, उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां दी गई। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बात करें अभ्यारण्य की सीमा कितनी है, तो 55 वर्ग किलोमीटर यानी कि 21 वर्ग मील है। इसको 1984 में गठित किया गया था। अब कोई स्टेट स्पेसिफाइड लड़का यानी कि कोई बच्चा कर्नाटक से सुन रहा है तो भैया आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके स्टेट पीसीएस में अच्छे से क्वेश्चन बन जाए। अभ्यारण्य का निहितवन भाग कितना, तो 32.64 वर्ग किलोमीटर है, 12.60 वर्ग मील के आसपास, और 22.36 किलोमीटर स्क्वायर कोट्टियूर आर एफ रिजर्व फॉरेस्ट आरक्षित वन का हिस्सा है। बाकी यहाँ पे और सारी जानकारी दी गई। जैसे 1998 तक ये अभ्यारण्य वायनाड वन्यजीव प्रभाग की श्रृंखला थी, यानी कि उसी का क्षेत्र था, लेकिन इसको अलग से फिर बना दिया गया।
बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि औसत वर्षा यहाँ पे कितनी होती है, तो 4000 मिलीमीटर के आसपास यहाँ पे औसत वर्षा होती है। तापमान इसका कितना रहता है, तो 11 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में वेरी होता रहता है। आर्द्रता यहाँ पे 60 से 100% पाई जाती है। हवा तो दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान नियमित हवा रहती है। जल स्रोत इसके क्या क्या है, तो अरलम नदी और चिनकन्नी पूजा नदी। अब कभी आपसे पूछ ले कि जो अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ से कौन सी नदियां होकर बहती हैं, यहाँ पे आसपास में कौन सी नदियां पाई जाती है, तो ये दोनों नदियां पाई जाती हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा केरल के और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये मैप है, इससे आप बाकी चीजें क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे बात करें कि सीधा अब मुंबई से मेलबर्न के लिए फ्लाइट चालू कर दी जाएगी 15 दिसंबर से। और ये कौन सी फ्लाइट होगी, तो एयर इंडिया की फ्लाइट होगी। यानी कहाँ से, एयर इंडिया की फ्लाइट अब मुंबई से सीधा मेलबर्न जाएगी। इसके पहले दिल्ली से जाती थी, अब मुंबई से भी ये सुविधा चालू कर दी गई है। इसका फायदा क्या होगा दोस्तों, तो इसका फायदा वही होगा कि पर्यटन में बढ़ावा मिलेगा और फिर जो लोग के रिश्तेदार वहाँ पे रहते हैं ये लोग भी आते जाते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एयर इंडिया की फ्लाइट है इसका विस्तार भी होगा। लोगों को जो राजस्व उसमें वृद्धि होगी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, लोगों की आवाजाही बढ़ेगी, दोनों देशों के संपर्क अच्छे होंगे, दोनों देशों के जो द्विपक्षीय संबंध है उसमें भी सुधार मिलने को देखने को मिलेगा। तो वही सारी चीजें हैं यहाँ पे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई। निजी एयरलाइन के अनुसार विक्टोरिया राज्य में 2 लाख से अधिक भारतीय प्रवासी होने का अनुमान है, जो ऑस्ट्रेलिया में कुल भारतीय प्रवासी के लगभग 40% हिस्से का निर्माण करते हैं। तो ये आपको देखना है। इसीलिए आप लोग से कहता हूँ ना कि पीडीएफ देखा करिए। कई बार पीडीएफ में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो हो सकता है कि बोलते बोलते मेरे दिमाग से फिसल जाए। जरूरी तो नहीं ना कि इतना बड़ा पीडीएफ और सारी चीजें मुझे याद ही हो, और मैं रट के तो आता नहीं हूँ। और करंट अफेयर इसमें कोई रट भी क्या सकता है, आप ही बताएं। हमें खुद नहीं पता होता कि आने वाले टाइम में क्या हमें पढ़ाना है, क्या बोलना है। यहाँ पे बात करें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 पर वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। तो ये वार्षिक रिपोर्ट की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाए गए। भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 पर वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा। तो आप यहाँ पे देखिए, ये रिपोर्ट एशिया प्रशांत सड़क दुर्घटना डेटा आधार परियोजना के अंतर्गत एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा प्रदान किए गए मानकीकृत प्रारूपों में कैलेंडर वर्ष के आधार पर राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस विभागों से प्राप्त डेटा या जानकारी पर आधारित है। यानी किसके बेस पर ये बनाई गई रिपोर्ट उसके बारे में बताया जा रहा है। उसके अलावा बात करें कि 2022 के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कुल 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें से 1,68,491 लोगों ने जान गंवाई और 4,43,366 लोग घायल हो गए। पिछले वर्ष की तुलना में दुर्घटनाओं में 11.9%, मृत्यु में 9.4% और चोटों में 15.3% की वृद्धि देखने को मिली है। अच्छा, जब मैं पढ़ा तो मुझे लगा कि कमी देखने को मिली होगी, क्योंकि इतने सारे हम सुधार अपना रहे हैं, इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, उसके बाद भी वृद्धि हो रही है। क्योंकि लोग जागरूक नहीं है, लोग ध्यान नहीं देते हैं। गवर्नमेंट इतने सारे रूल बना रही है, हेलमेट मैंडेटरी कर रही है, पर हम लोग हेलमेट लगाते हैं पुलिस से बचने के लिए, ना कि अपनी जान बचाने के लिए। तो ये सारी चीजें हमें भी देखनी पड़ेगी। रिपोर्ट में इन दुर्घटनाओं में योगदान देने वाले कारकों का समाधान करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की तात्कालिकता पर बल दिया गया, यानी कि जल्दी से जल्दी इसको अपनाया जाए, जिसमें तेज गति, लापरवाही से गाड़ी चलाना, नशे में गाड़ी चलाना और यातायात नियमों का अनुपालन न करना शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार यह महत्वपूर्ण है कि हम प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करें, ड्राइवर शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ाएं और सड़कों और वाहनों की स्थिति में सुधार करने में निवेश करें। तो दोस्तों देखिए, कभी भी अगर आप इस तरीके की हरकत करते हैं तो उसके पहले बस एक बार ये सोचिएगा कि जो घर पे आपका वेट कर रहे हैं वो लोग, उनके बारे में एक बार जरूर सोचिएगा। वो आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका कोई दोस्त हो सकता है, कोई भी जो आपका वेट कर रहा है ना घर पे, एक बार उसके बारे में जरूर सोचिएगा। अगर कभी भी आप बाइक चलाते हुए मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं, हेलमेट नहीं लगा के जा रहे हैं, फिर मस्ती कर रहे हैं, नशे में गाड़ी चला रहे हैं, तो ये सब करने से पहले एक बार उन लोग के बारे में जरूर सोचिएगा जो आपका वेट कर रहे हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती के अवसर पर लखनऊ में आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम की अध्यक्षता की। तब आपसे यहाँ से दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो ये हो जाएगा कि किसके, कौन से मंत्रालय के द्वारा, तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था इसको। दूसरा कि कहाँ पे शुरू किया गया था, तो लखनऊ में शुरू किया गया था रन फॉर यूनिटी। अब ये तो एकदम आसान क्वेश्चन हो जाएगा ना कि किसके लिए शुरू किया गया था, मतलब किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो ये तो सबको पता है कि यूनिटी के नाम से कौन जाना जाता है, भैया स्टेच्यू ऑफ यूनिटी हो गया। और देश को एकीकृत करने में किसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की थी। तो शायद इस तरीके का क्वेश्चन बने, लेकिन ये जरूर आपसे पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम में या फिर स्टेट पीसीएस में कि कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था और कौन से मंत्रालय के द्वारा इसको आयोजित कराया गया था। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये वही न्यूज है, इसको पीआईबी ने भी छापा है और अलग अलग न्यूज पेपरों ने भी छापा है। जो अगरतला और अखौरा वाली रेल लिंक है उसके बारे में बात की जा रही है। यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। बोलने में जो भी गलती है उसके लिए दिल से सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी की भावनाएं आती हैं तो उसके लिए माफ करिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए करंट अफेयर्स फॉर आईएएस एडू फॉर यूपीएससी सिलेक्शन।